नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या है या इनको हम लिमिटेशंस क्यों कहते हैं, लेक्चर के अंत में समझेंगे। आइए पहले समझते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स समझने से पहले कुछ माइनर बातें समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी एटम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके अलावा उसमें शेल्स होते हैं। शेल एक भी हो सकता है और शेल ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको सब समझाऊंगी, बस आप ध्यान से सुनिए। तो ये जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और ये जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं ये वर्ड पढ़ा देखें न्यूक्लियॉन, तो आप समझ जाइए कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इकट्ठे की बात कर रहे हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप मिला दें तो इसका मतलब आप न्यूक्लियॉन की बात करें। न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको आप मिलाकर न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वर्ड शायद आप ऐसे ना पढ़ें, लेकिन अगर कभी किताब में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हमने कहा कि किसी भी एटम में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक तरीके से उसका वजन नापते हैं, उसको मिलाकर देखते हैं, तो आप कहते हैं कि ये है उसका मास नंबर या फिर मास। ठीक है, कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, वो दोनों के दोनों जब आप जोड़ देते हैं तो आपके पास आ जाता है मास नंबर। इतना समझ में आया। चलिए, एक और चीज समझ लीजिए, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी भी एटम में एक ही प्रोटॉन हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो तय करता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एटॉमिक नंबर को हम ए से जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है तो एलिमेंट के नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर मास नंबर लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी किताब में इस जगह पर सुपरस्क्रिप्ट में कुछ लिखा पाए इधर या इधर, ठीक है ना, वैसे इसका नियम होता है, लेकिन कई किताबों में आपको इधर भी मिल जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि ये मास नंबर है और जो नीचे लिखा गया है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने इस पूरे लेक्चर में क्या जाना, आपने जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दीजिए तो वो हो जाएगा मास नंबर। सिर्फ प्रोटॉन की अगर आप बात करते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जहां प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, केवल अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की गणना कर रहे हैं तो वो कहलाया जाता है आपका एटॉमिक नंबर। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब आपको ये पूरा लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके अलावा हम ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है और ये चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब एटम आर इंडिविजिबल। डाल्टन का सबसे पहला ड्रॉबैक ही ये है कि इन्होंने ये कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी किसी भी एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब एटम इतनी छोटी इकाई है, इतना छोटा हिस्सा है कि आप फर्दर उसके हिस्से नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्दर स्टडीज में पाया गया कि अगर आप सर्टेन केमिकल कंडीशंस लेकर आते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपने एटम को एक्सपोज किया, तो आपने पाया कि एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यानी एटम जो है वो सबसे छोटा हिस्सा नहीं है मैटर का, बल्कि एटम में खुद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ये थ्योरी जो डाल्टन की थी ये गलत है। एटम्स इंडिविजिबल नहीं होते हैं, उनको आप फर्दर डिवाइड करके पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना या कम होना, या जैसे न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के केस में नहीं भी है, इसकी वजह से किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टर भी बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला पॉइंट तो आप समझ चुके हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा जितने भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनका
जो मास नंबर होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। मास नंबर तो आप समझ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दीजिए, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अगर आप अलग अलग वेरिएंट्स भी देखते हैं तो सबके मास नंबर सेम होंगे। यानी अगर आप हाइड्रोजन को किसी भी फॉर्मेट में देखें, आप नॉर्मल उसको प्रोटॉन के फॉर्म में देखें, ड्यूटेरियम के फॉर्म में देखें, ट्रिटियम के फॉर्म में देखें, हाइड्रोजन 1, 2 या 3, तो सबके जो मास नंबर, अब हम उसको हाइड्रोजन 1, 2 या 3 कह रहे हैं, पहले इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के जितने भी वेरिएंट होंगे सबका मास नंबर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, आप देखते हैं कि कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन, इस कार्बन में, कार्बन के पास न्यूक्लियस है जहां प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 हैं। इसके अलावा शेल्स भी हैं, वो मैं नहीं बना रही हूँ। कार्बन 13 की आप बात करें, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो ऑफ कोर्स 6 ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7। इस कार्बन की अगर आप बात करें तो प्रोटॉन तो आपके पास 6 ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8। 8 और 6 14। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास नंबर बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर 14 मास नंबर बनाया। इस कंडीशन में न्यूट्रॉन कम था तो दोनों के दोनों मिलकर 13 पर ही रुक गए। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम बराबर थे, 6-6 और ये 12 हो गए। तो आप ये देखिए कि जहाँ ये कार्बन, जिसको आप ग्रेफाइट पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं या फिर डायमंड में भी ये पाया जाता है, ये कार्बन 12 की प्रॉपर्टी है, लेकिन जहाँ न्यूट्रॉन बढ़ गए तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव। ऐसे ही कार्बन 13 की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो आपको मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि एक ही कार्बन, जिस इन तीनों कार्बन को हम कार्बन से ही सिंबलाइज करेंगे, ठीक है ना, और इन तीनों कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही रहेगा, लेकिन इनके मास नंबर तो डिफरेंट है ना। तो डाल्टन ने जो ये कहा था कि किसी भी सेम एटम का जो एलिमेंट होगा, अगर वो सेम एलिमेंट है, उसके वेरिएंट भी अगर आप देखते हैं तो उसके बावजूद जो मास नंबर होगा वो सेम होगा। ये थ्योरी अपने आप में डिस्कार्ड हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा पॉज दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है ना। आइसोटोप वर्ड का इस्तेमाल अगर आप ड्रॉबैक्स में नहीं करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, जरूरी भी नहीं है, पर अगर आप इस शब्द को फिलहाल पढ़ ले रही तो आप समझ जाइए। ऑलराइट, तो ये जो थ्योरी थी जहां इन्होंने कहा एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एग्जैक्टली सेम मास, हाउएवर ये पाया गया कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भले ही सेम हो, एटॉमिक नंबर तो ऑफ कोर्स सेम होगा, लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। इनकी थर्ड थ्योरी भी हो गई डिस्कार्ड। अब आ जाते हैं हम इनकी सेकंड थ्योरी डिस्कार्ड। अब आ जाते हैं थर्ड थ्योरी पे। थर्ड थ्योरी ये कहती है, इन्होंने कहा कि जितने भी ब्रह्मांड में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास नंबर है वो सेम नहीं हो सकता है। मास नंबर सेम नहीं हो सकता। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था एक ही एलिमेंट अगर उसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी हो जाते हैं तो मास नंबर सेम रहेगा। तो वो तो थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। मैंने आपको कार्बन का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और है भी। और अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, उनके मास नंबर सेम नहीं हो सकते। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, और कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो आपके पास पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास नंबर 40 है, आर्गन का मास नंबर भी 40 है, कैल्शियम का मास नंबर भी 40 है। तीनों के मास नंबर 40 है। मास नंबर का मतलब क्या होता है? यानी इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप मिला दें तो 40 ही मिलेगा, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर एकदम डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो 20 है, इसमें 18 है, इसमें 19 है। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप केवल, मैं न्यूक्लियस आपको बना के दिखा रही हूँ, एटम नहीं बना रही हूँ, अगर आप न्यूक्लियस की बात करें पोटेशियम की, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो जैसे दिख रहा है 19 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके पास कितने होने चाहिए? 21 और 19 40 हो जाएंगे ना।
आर्गन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन हमारे पास 18 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके केस में 22 होंगे। अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं, न्यूक्लियस है ये, केवल पूरा एटम नहीं है, तो प्रोटॉन है 20 और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो न्यूट्रॉन है वो 20 होना चाहिए, 20 और 20 40। तो आप ये देखिए कि इन तीनों के एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एकदम डिफरेंट है, लेकिन जब हमने मास नंबर निकाला यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन किया तो हमारे पास ये टोटल मास जो है वो तीनों का बराबर आ गया। तो डाल्टन ने जो ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस सेम नहीं हो सकते हैं, तो आप देखिए इन तीनों के मासेस एकदम सेम है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ केमिस्ट्री के लिहाज से, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, आइसोबार्स एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर आइसोस का मतलब होता है इक्वल और बार्स का मतलब होता है वेट, ठीक है ना। तो आइसोस बार मतलब इक्वल इन वेट। ये आइसोबार किस से बना, इसका क्या मतलब होता है, या फिर ये आइसोबार्स क्या होते हैं, ये ड्रॉबैक्स में नहीं पूछे जाएंगे। पर अगर आप आइसोबार्स कहीं लिखा पाए इस थ्योरी के अंदर किसी साइड बुक में तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली डाल्टन की थर्ड थ्योरी भी फेल हो गई, यानी डिस्कार्ड हो गई, यानी ये एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक है। लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या होता है, देखिए मैंने एक थ्योरी दी या फिर किसी और ने एक थ्योरी दी और मैंने उसका बिल्कुल समर्थन किया, मैं कौन, मैं वैज्ञानिक। तो जब मैंने उसका समर्थन किया और उसको फाइनली मैंने अप्रूवल दे दिया तो फिर मैंने अपने पेपर्स छपवाए और कहा कि इस थ्योरी के बेसिस पे आप केमिस्ट्री को फर्दर पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और अपनी रिसर्च शुरू करने के बाद उनको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे कि नहीं, ये पॉइंट्स तो जो इन्होंने ज्ञान दिया है उससे थोड़ा और आगे ज्ञान है जो इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया। इन्होंने तो लिमिट लगा दी कि इंडिविजिबल होते हैं, पर मैं कौन, दूसरा साइंटिस्ट, मैंने ये पाया कि नहीं, इंडिविजिबल नहीं है, डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली डाल्टन से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर इस पॉइंट को आप जस्टिफाई कर दीजिए एक बार, क्योंकि मैंने तो जो रिसर्च की है उसमें हमने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो जब किसी भी साइंटिस्ट के एक लिमिट के ज्ञान से आगे बढ़कर कोई फर्दर उन्हीं की थ्योरी को भले ही बेस बना के रिसर्च करके कुछ और फाइंडिंग ले आते हैं, तो ये क्योंकि लिमिट हो गया ना, उससे फर्दर आप ज्ञान ले आए, तो इसलिए ये लिमिटेशंस कहलाए जाते हैं या ड्रॉबैक्स कहलाए जाते हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम डाल्टन की थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे। ये वर्ड कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है, मैंने भी बोल दिया। डिस्कार्ड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम इनके एफर्ट्स को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मान के चले, नहीं, एफर्ट्स तो ज़बरदस्त थे, उसी के बेसिस पे हमने फिर फर्दर स्टडीज़ किया। लेकिन फर्दर स्टडीज़ करने के लिए अब इस थ्योरी को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उस लिमिट से आगे बढ़ गए, हमने कुछ और इन्वेंट कर लिया है, ठीक है ना। इसलिए ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस का आप मतलब समझ गए होंगे, राइट। तो चलिए, हमने आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। एटम इंडिविजिबल होता है, खारिज हो गया, एटम डिविजिबल होता है। सेम एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक सेम मास रहेंगे, खारिज हो गया। बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके मासेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। इन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस भी डिफरेंट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट में उलट था, एक ही एलिमेंट उसके बावजूद डिफरेंट मासेस। थर्ड एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेकिन सेम मासेस। वो एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में तो एक अलग ही लेक्चर मैं लूंगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिए, हम मास नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, मास नंबर या फिर हम मास वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एटॉमिक मास वर्ड हमने नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि एटॉमिक मास और मास नंबर में अंतर होता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि मास नंबर आप लिख रहे हैं तो मास नंबर की आप बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, जब पूछेंगे तो डाउट क्लियर ही होगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।